सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता को लेकर कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कितने दल एक साथ मिलकर लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि फिलहाल सभी दल अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में विपक्षी एकता को लेकर कोई दिक्कत नहीं। जोड़ो यात्रा तो एक पार्टी का है ना, हम लोग तो वेट कर रहे हैं। पहले बातचीत कर चुके हैं अनेक पार्टियों से, तो जब उनकी अपना समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद जब वो बुलाएंगे तो बैठ करके कितने दल मिल करके आगे काम करेंगे, सब लोगों से बात करके फिर आगे का करेंगे। तो अभी तो उनका अपना ना हो रहा है, तो अपनी बात है, कोई पार्टी की अपनी बात है। तो अलग अलग पार्टियां तो अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन चुनाव तो बहुत दिन नहीं ना है, बहुत ज़्यादा दिन अब तो नहीं ना है। तो वो अपना पूरा करके जब भी बैठेंगे, अगर चाहेंगे कि अन्य पार्टियों के साथ भी मिल करके आगे काम करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं उसी के लिए, तब उसी समय करेंगे। अभी तो निजी है ना, तो उसमें क्या दिक्कत, सब लोग अपना काम करते हैं। हम तो जान रहे हैं, अभी तो यहाँ काम कर रहे हैं तो सब लोग एक ही साथ में है भाई, 7 पार्टियों के लोग हैं एक साथ, तो सब तो काम में है ही, सब जगह हम जा ही रहे हैं। बिहार का जहां तक सवाल है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ गई हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला आज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुशवाहा ने नीतीश कुमार से सीधे सवाल पूछे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए, आरजेडी से क्या डील हुई इस पर चर्चा हो, पार्टी कमजोर हुई है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सीएम नीतीश भी मेरी आलोचना में शामिल हैं, खुद मीडिया में मुख्यमंत्री पहले गए, अब कह रहे हैं कि मीडिया में चर्चा ना करें। नीतीश ने भी कुशवाहा की बातों का जवाब दिया है। पार्टी से मांग की है, पहले ही 1 सप्ताह पहले आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी बुलाए, और उस बैठक में सारी चर्चा जो आज चल रही है हवा में इधर उधर से, क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है, या पार्टी कमजोर हुई नहीं हुई इत्यादि, इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, हमने तो पहले ही इस बात की मांग की है। तो हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें, और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने बात की है पार्टी की कमजोरी के बारे में। जो चुनाव परिणाम आए कुढ़न्नी सहित बाकी उपचुनाव में, उसके संदर्भ में मैंने 1 to 1 मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की है, और हमने सारी बात उनको बताई है कि कैसे पार्टी कमजोर हुई है। तो मिलकर तो हमने बात की, लेकिन बात करते हुए हमको लगा था कि कुछ मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन करने के बजाय सीधे तौर पे मुझको बड़ा दुख हुआ जब उस दिन बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात आप कर रहे हैं, पार्टी कमजोर हुई है, तो इसका अर्थ है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा क्या? हमको तो जो कहना था हम तो पहले कर चुके। सर एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है, आप देख लीजिए, एक बात हमको बार बार आपको कह रहे हैं, ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है, आपस में चर्चा होती, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है, और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे, और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है। जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए, और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। सर उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई, तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे, अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब ऑल ऑफ ए सडन देख रहे कि अभी 1 महीना से क्या आने लगा। आप हमसे बात नहीं 1 महीना से किए, उस
इसके पहले ही किए। तो अगर मान लीजिए कोई बात हो तो कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हर आदमी को अपना अधिकार है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। चितरंजन, गगन, उससे पहले आपको बता दें कि आज का सवाल क्या है। विपक्षी एकता और गठबंधन के सवाल पर नीतीश की टालमटोल। क्या विपक्षी नेताओं की महत्वाकांक्षा उन्हें एकजुट नहीं होने देगी? हमारे साथ 3 मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। चितरंजन गगन है जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आलोक वत्स हैं जो नेता हैं बीजेपी के, और फजल इमाम मलिक हैं जो नेता जेडीयू हैं। फजल इमाम साहब, पहले तो हम आपके पास आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू से कितने दूर और कितने पास आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, जेडीयू में न दूर है और पूरी तरह पास है। जेडीयू में कहीं दूर नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ आज भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने साफ किया कि पार्टी और संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, और जाहिर है कि इसीलिए वो जदयू से दूर नहीं है, जदयू के बहुत पास है। क्योंकि एक लंबा सरोकार माननीय नीतीश कुमार जी से के साथ भी और समता पार्टी से लेकर जदयू के अब तक के सफर में, ठीक है कि बीच में हम तमाम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में गए, लेकिन इसके बावजूद जब जब संकट आया है नीतीश कुमार जी पे, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहले व्यक्ति हैं जो उनके सामने ढाल फजल इमाम साहब, मेरा एक सवाल था कि वो नेता जेडीयू को और नीतीश कुमार को मजबूत करने और उनके कमजोर होने की बात कह रहा है, जिसकी अपनी राजनीतिक स्थिति शून्य है, क्योंकि जब उनको आरजेडी में, जेडीयू में शामिल किया गया था तब उनकी कोई जमीन बची नहीं थी, और अब वो सार्वजनिक तौर से लगातार बयान दे रहे हैं। तो मतलब ये है कि शायद उनका मन भर गया है यहां से। नहीं, एक चीज शारिक साहब, ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए कि राजनीतिक जमीन बची नहीं थी। 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने गठबंधन किया था, एक तीसरा मोर्चा बनाया था, और 120 सीटों पे करीब हम लोगों को, लेकिन आप शून्य पे थे सर, शून्य पे थे। ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूं। देखिए, शून्य पे जरूर थे, लेकिन बहुतों को हमने शून्य पे ला के खड़ा कर दिया था, और शायद इसी ताकत को माननीय नीतीश कुमार ने पहचाना। मगध रेंज, शाहबाद रेंज से एनडीए का सफाया हो गया था, और हम लोगों ने 45,000 से लेके 1 लाख तक वोट लाए थे। सीट हमें नहीं मिली थी। फजल इमाम साहब, ठीक है, आपकी बात समझ गए। आलोक वत्स हैं हमारे साथ। आलोक वत्स साहब, कुशवाहा साहब का ये जो सफर या जो बयानों का सफर शुरू हुआ है, कहीं आपकी पार्टी में जाकर खत्म तो नहीं होगा? क्योंकि 2004 से 2019 के बीच में आपके यहाँ वो राज्य मंत्री थे, केंद्र में राज्य मंत्री भी थे, 3 लोकसभा की सीटें भी ली और जीत भी गए तीनों। देखिए, अगर वो हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है, वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि इनको लेना है या नहीं लेना है। लेकिन बिहार की राजनीति में ये जितने भी छत्रप नेता हैं, ये लोग एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं जी। आप इन लोगों का इतिहास उठा के देखिए, पता नहीं कौन से वाद में विश्वास रखते हैं, ये तुरंत पाला बदल देते हैं, और ये बहुत दिन तक एक जगह टिक के रहने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे कुछ नेता आपके यूपी में भी हैं जी, बिहार में भी है, और बिहार इस पे जवाब दे लेते हैं। चितरंजन गगन साहब, मेरा सवाल यही आपसे था कि विपक्षी एकता की बात सुनिए ना। वत्स साहब, थोड़ा समय कम है, छोटा छोटा रखते हैं। गगन साहब, मेरा सवाल आपसे यही था। नीतीश कुमार ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो, उसके बाद सब लोग बैठेंगे, लेकिन जब आपकी ही पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, तो एक महागठबंधन या एक ऐसा गठबंधन जो बीजेपी को 2024 में टक्कर दे, उसको लेकर क्या कहा जाए? नहीं, देखिए, बिहार में जो महागठबंधन बना है 7 सालों का, इसमें कहीं से कोई न कहीं ढंग के कोई कंफ्यूजन है, न कहीं अंतर विरोध है। पूरी बुलंदी के साथ एकजुट होकर जिस मिशन के लिए बना है महागठबंधन, उस मिशन में लगा हुआ है। और बिहार के बाद जो बिहार से जो नई रोशनी मिली है पूरे देश की राजनीति को, इसका असर पूरे देश पर पड़ने वाला है जी। अभी कांग्रेस का चल रहा है, इनका राहुल जी का पदयात्रा चल रहा है, इसके बाद पार्लियामेंट का सेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पहले से कार्यक्रम निर्धारित है,
इसके बाद जो है सो बजट सत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद उस अभियान में बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उसमें लगेंगे और निश्चित रूप से बिहार में जो हुआ है इसकी आपको दिखाई पड़ेगा इसका प्रभाव पूरे देश में। फजल इमाम साहब, क्या आत्मसम्मान की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने तो पिछले कई दिनों में कई बार कहा कि वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उन पे कोई बयान वान देगा नहीं, उनको जहां जाना है जाएं और ऐसा करें जल्दी चले जाएं। इससे ज्यादा क्या सुनना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से दूर जाने के लिए? शारिक भाई, इसका जवाब भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने दिया कि अपनी हिस्सेदारी छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए लव और कुश की जो बिहार में संस्कृति है, ये जो गठबंधन है ये लव और कुश की है और दोनों भाई हैं, तो अपनी हिस्सेदारी मान नहीं रहे हैं आपको सर, वो तो भाई को कह रहे हैं चले जाओ। नहीं, वो देखिए वो बड़े भाई हैं, वो माने ना माने, लेकिन छोटे भाई का हक तो उन्हें देना होगा। अच्छा, आलोक वत्सी, आपके पास वापस लौटते हैं। जब से जेडीयू आपसे दूर गई, गठबंधन आपका टूटा, अब 2024 में जहां 40 सीटें बिहार में आती हैं, ऐसे में आपके लिए चुनौतियां ज्यादा होंगी, इसलिए शायद आप उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़ लेने में कोई कोताही या फिर कोई देरी करेंगे नहीं कि एक अलग से कुछ एक गठबंधन बनाया जाए जो इस महागठबंधन को टक्कर दे पाए। देखिए तारिक जी, हर दल चाहता है कि उसकी समृद्धि हो, उसमें वृद्धि हो। तो अगर हमारे यहाँ से थे ही, फिर ये चले गए, फिर ये वापस आएंगे तो इनका स्वागत है और स्वाभाविक है कि इनके आने से हमारा बल बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। और हमें महागठबंधन को टक्कर देने के लिए जो भी इस तरीके की कवायद होती है, उसमें अगर इस तरीके के लोग जो कुछ मायने रखते हैं कुछ वोट बैंक में, तो उनका स्वागत है। और हमारे यहाँ तो इतनी हार्ड डिसिप्लिन है कि इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। दाएं बाएं जिस तरीके का अनर्गल बयान वगैरह देके ये अभी तक जेडीयू में टिके हुए हैं, ये सब हमारे यहाँ 1 घंटे भी टॉलरेट नहीं होगा। जी वत्स साहब, या तो रहो तो डिसिप्लिन में रहो, या तो फिर जाओ चितरंजन जी, आपके पास आते हैं, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। जो कुछ घटनाक्रम है, अगर देखें तो तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि एक तरीके से हमला बोला है उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पे, आपको क्या नजर आता है उनका भविष्य जेडीयू में या फिर जो आपका जो गठबंधन है उसमें? बड़ा थोड़ा ऑनेस्ट आंसर दीजिए। देखिए, जेडीयू का आंतरिक मामला है, उसमें हम क्या माने बोल सकते हैं, लेकिन जो बातें उनके द्वारा कही जा रही है, बड़ा अजीब सवाल है। राजनीति में हिस्सेदारी क्या होता है? राजनीति में तो हिस्सेदारी जनता तय करती है जी, जिसकी जन स्वीकारता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सीधे उसकी वहां चलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। यहां एनएसयूआई और केएसयू ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की बात कही है। इसके बाद यहां धारा 144 लगा दी गई है। तो यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि उस डॉक्यूमेंट्री को यहां स्क्रीन नहीं किया जा सके। इससे पहले हमने देखा था कि जेएनयू में भी स्क्रीनिंग की बात हुई थी, लेकिन वहां बिजली और इंटरनेट कनेक्शन काट दिए थे। लेकिन वहां के जो छात्र थे उन्होंने डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्री देखी थी। इसके अलावा केरल और बंगाल में भी इसका स्क्रीनिंग किया गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। यहां एनएसयूआई और केएसयू ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग की बात कही है, जिस पर भारत सरकार ने, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस पर रोक लगाया हुआ है। यहां पर लोगों के जमा होने पर रोक है, यानी धारा 144 लगा दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस वाले मौजूद हैं और जो छात्र हैं उन्हें वहां एक तरीके से बस में बिठाया जा रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस वालों की तैनाती की गई है, धारा 144 लगा दी गई है ताकि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग यहां ना हो पाए। ये जगह को छोड़िए। यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है दिसंबर 31, 2022 से
जो कि 28 फरवरी 2023 तक है अभी के लिए। तो आप लोग यहाँ से कृपया ये जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम सब इकट्ठे इस तरीके से नहीं हो सकते थे। आप लोगों को ये हिदायत दी जाती है, आप सब यहाँ से प्लीज इधर बिधर हो जाइए। जो देख रहे हैं, जो इस बात का अनाउंसमेंट करती नजर आ रही हैं कि जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इस इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 2002 के गुजरात दंगों को लेकर, उसके बाद उसको लेकर खासा हंगामा हुआ। भारत सरकार ने भी इस डॉक्यूमेंट्री पर देखने पर बैन लगाई है। ट्विटर अकाउंट पर या यूट्यूब पर इसे आप शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले जेएनयू में ये डॉक्यूमेंट्री, डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्री देखी गई। बिजली और इंटरनेट कनेक्शन काट देने के बावजूद जामिया में भी इसकी स्क्रीनिंग की कोशिश हुई थी, लेकिन वहां भी पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की तैनाती की गई थी, जिसकी वजह से ये संभव नहीं हो पाया था। लेकिन बंगाल में और केरल में ये डॉक्यूमेंट्री वहां पर बैठकर लोगों ने देखी थी। यहाँ पर जो छात्र विरोध कर रहे थे उन्हें बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। तो डीयू में डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर बढ़ा बवाल, जिसकी तस्वीरें हम आपको सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिखा रहे हैं। खबर यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी खराब कर सकती है, पीस को अफेक्ट करती है, तो वहाँ पे हमें एक्शन लेना पड़ता है। कितने बच्चों को डिटेन किया गया? कितने बच्चों को डिटेन किया गया? कितने बच्चों को डिटेन किया गया? प्रिवेंटिव एक्शन है। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा है। जो धक्का मुक्की है वो भी नजर आ रही है। पुलिस वाले वहां पर जो छात्र हैं उन्हें डिटेन करने या उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तनुश्री पांडे हैं हमारे साथ। तनु, वहां का हाल बताइए। तनुश्री, आपको आवाज आ रही है? यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। छात्रों का अपना तर्क है और वो इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर अड़े हैं। ऐसे में पुलिस वहां पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। बसों का भी इंतजाम किया गया है। हाथ में लोगों ने पैम्फलेट भी लिए हुए हैं और यहाँ पर नारेबाजी छात्रों और छात्राओं के द्वारा देखी जा सकती है, जो आप साफ एनडीटीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ आपको बता दें फिर से एक बार कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि एनएसयूआई और केएसयू ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की बात कही है। तनुश्री है हमारे साथ। तनुश्री, वहां का पूरा हाल बताएं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम लोग आर्ट्स फैकल्टी में मौजूद है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस एरिया में पड़ता है। अब यहाँ पे 5 बजे एनएसयूआई ने बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, जो अब काफी एक कंट्रोवर्सी में घिर चुकी है, और सभी कैंपसेस में स्टूडेंट्स का डिसेंट जाहिर करने का एक तरीका भी बन चुकी है। हमने पहले जेएनयू में देखा, फिर जामिया में भी देखा। आज ठीक उसी तरीके से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी सुबह प्रोटेस्ट हुआ। बच्चों ने अपने अपने फोन पे क्यूआर कोड से स्कैन करके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी, जो कि गुजरात दंगों पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे है। अब 5 बजे एनएसयूआई ने आर्ट्स फैकल्टी में एक मास स्क्रीनिंग, पब्लिक स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट्री करने के लिए एक कॉल दिया था। बहुत से बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, पर अब आप देख सकते हैं कि राइट पुलिस को बुला दिया गया है। दिल्ली पुलिस यहाँ पे तैनात हो चुकी है। बच्चों को डिटेन किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हम ये सब प्रिवेंटिव कस्टडी के चलते कर रहे हैं, हम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम इन बच्चों को छोड़ देंगे, पर हम चाहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ग्राउंड पे बनी रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। और ये भी बात दिल्ली पुलिस द्वारा बोली जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे परमिशन नहीं ली गई है इस तरीके की मास स्क्रीनिंग के लिए। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि सभी जो बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, वहां बच्चे ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको एक मास स्क्रीनिंग में देखना चाह रहे हैं। उनका सवाल ये है सरकार से कि जब कश्मीरी फाइल बन सकती है, कश्मीर पंडित के एक्सोडस की कहानी बाहर आ सकती है, तो गुजरात दंगों की जो डॉक्यूमेंट्री है, जो एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई है, भले ही वो सरकार की कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, उसको सरकार क्यों बैन कर रही है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? एक ऐसी कंट्री जो कि डेमोक्रेसी पे चलती है, वहां कुछ भी इंटरनेट पे देखना अलाउड क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसी क्यों को लेकर ही अभी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी सरकार से भिड़ंत चल रही है। और बच्चे कह रहे हैं कि
अगर ये डॉक्यूमेंट्री सही है, गलत है, सच है, झूठ है, इसका फैसला हम करेंगे ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद। पर अगर सरकार बच्चों को रोकती है, लोगों को रोकती है ये डॉक्यूमेंट्री देखने से, इसका यह मतलब होता है कि सरकार कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है, अपनी कुछ कमियों को या अपनी कोई गलत कामों को सरकार छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। और इसी के चलते अब वो बच्चे भी जिनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, वो बच्चे भी जिनको बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के बारे में पता नहीं भी था, अब वो भी बच्चे आकर सिर्फ उत्सुकता से कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जो सरकार नहीं देखने देना चाहती है, उसके चक्कर में वो बच्चे भी आकर देख रहे हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं अपने विजुअल्स पे भी जो अभी हमको दिख रहे हैं आर्ट्स फैकल्टी से कि बहुत भीड़ यहाँ पे जमा हो गई थी मास स्क्रीनिंग के लिए, जो कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की मास स्क्रीनिंग 5 बजे होनी थी। पर अब लगता नहीं है कि वो स्क्रीनिंग हो पाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ बच्चों को डिटेन करना शुरू कर दिया है, जो बच्चे भीड़ लगा के खड़े थे। और सबसे जरूरी बात यह है, सेक्शन 144 नॉर्थ कैंपस में लगा दिया गया है, जिसका मतलब है कि 5 से ज्यादा स्टूडेंट्स, बच्चे कोई भी इकट्ठा नहीं हो सकते। तो अभी सभी आंखें 5 बजे पे बनी हुई है कि क्या 5 बजे स्क्रीनिंग उसकी हो पाएगी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की, जिसका एनएसयूआई ने वादा किया था। बच्चे यहाँ पे जमा हुए थे कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लियरली हम अपने सामने अभी देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस बच्चों को उठा के वैन में डाल रही है, उनको डिटेन कर रही है। शुक्रिया तनुश्री पांडे, आपके पास हम वापस लौटेंगे। फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बनिहाल में कांग्रेस ने अपनी यात्रा आज रोक दी। यात्रा में सुरक्षा में सेंध का आरोप लगा, तो भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के बनिहाल में कांग्रेस ने रोकी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लग गई थी। उनका कहना था कि सुरक्षा घेरे में बड़ी तादाद में लोग घुस आए और ऐसे में यह यात्रा बिना सुरक्षा चल रही है, ये एक बड़ा आरोप लगाया। कुछ देर रुके रहने के बाद राहुल गांधी को सुरक्षा घेरे में अनंतनाग ले जाया गया। अनंतनाग में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बनिहाल में सुरक्षा इंतजामों में दिक्कत आई, जिसके बाद यात्रा रोक दी गई। उम्मीद है कल और परसों इस यात्रा में सुरक्षा बेहतर रहेगी। आज काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। नजीर मसूदी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। नजीर, अभी हम राहुल गांधी से को सुन रहे थे, बड़े सॉफ्टली उन्होंने कहा कि कैसे हुआ इसका पता नहीं है, लेकिन आगे ये होना नहीं चाहिए क्योंकि 2 दिन उनकी यात्रा वहां होगी। तो ऐसे में इस घटना से जो आज हुआ, उससे सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उसको किस तरह से उससे सीख लेंगी? जाहिर सी बात है कि ये पहली बात है कोऑर्डिनेशन हो कांग्रेस और सुरक्षा फोर्सेस के दरमियान, पुलिस के दरमियान, कहाँ कितने लोग आ सकते हैं और कितनी जरूरत है। क्योंकि जब हमने देखा टनल, जब बनिहाल टनल जो 9 किलोमीटर लंबी है, उसको गाड़ियों में जब सफर किया राहुल गांधी ने, उमर अब्दुल्ला थे, दूसरे लोग थे, तो जो ही बनिहाल टनल क्रॉस की तो बहुत ही बड़ी भीड़ जमा हुई थी, बड़ा क्राउड कांग्रेस ने जमा किया था। और ये सारी जाहिर सी बात है राहुल गांधी के सपोर्ट में आए थे, भारत जोड़ो यात्रा के सपोर्ट में आए थे। हर एक राहुल गांधी को देखना चाहता है और वो क्लोज होना चाहता है। इसी में एक काफी भगदड़ न कहें, लेकिन एक तरह का जोश बताएं कि वो सब लोग बिल्कुल जो सिक्योरिटी रिंग है उसको ब्रीच किया, तोड़ दिया, तो बिल्कुल गाड़ियों के पास आए। हमने देखा वहां उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी गाड़ी के ऊपर भी चढ़े, वेव कर रहे थे लोगों को, लेकिन उसके बाद जो हालात बने उनको दोबारा गाड़ी में दाखिल होना पड़ा, बुलेट प्रूफ गाड़ी में, जिस तरह देख रहे हैं कि। और आधे घंटे बाद उसको इसी जो ब्लैक स्कॉर्पियो है बुलेट प्रूफ, उसमें लिया गया और फिर वो अनंतनाग पहुंचे। आज कोई यात्रा में पद यात्रा नहीं हुई, बल्कि गाड़ी में पहुंचे अनंतनाग, और जहां राहुल गांधी को हमने सुना कि पूरा जो सुरक्षा की व्यवस्था वो कोलैप्स हो गई और किस तरह वो भीड़
जो लोग सभी वहां अंदर दाखिल हुए, जहां किसी और को आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ उनको जिनको इस वहां रहने की इजाजत है। ज्यादातर उनमें सुरक्षा फोर्सेस के लोग होते हैं या राहुल गांधी के जो नजदीकी लोग होते हैं, बल्कि मीडिया को भी वहां जाने की, उस सिक्योरिटी रिंग में जाने की इजाजत नहीं है। मीडिया भी उस सिक्योरिटी रिंग से बाहर ही इस यात्रा को कवर करता है। शुक्रिया नजीर इस पूरे अपडेट के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो पठान ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दूसरे दिन भी आंकड़ा 72 करोड़ से ऊपर पहुंचा, यानी 2 दिनों में 129 करोड़। अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा जो कभी किसी ने नहीं छुआ। पहले दिन 57 करोड़ कमाए, दूसरे दिन 72 करोड़, यानी कुल आंकड़ा 129 करोड़। और पठान हर गुजरते शो के साथ और मजबूती के साथ उभरती नजर आ रही है। बोर्ड परीक्षा से पहले आज पीएम मोदी ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में पीएम मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षक के साथ बातचीत करते नजर आए और परीक्षा के डर, तनाव और चिंता से संबंधित अपने विचार और टिप्स शेयर किए। विदेशों में भी आज देश भर में देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है जी। मुझे कोई बता रहा था कि भारत में एवरेज 6 घंटे लोग स्क्रीन पे लगाते हैं। 6 घंटे। अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है। जब मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता था तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनट जाती थी, लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील, क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर। हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। समय ज्यादा लेता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। सवाल इंडिया का में आज इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिए अखिलेश शर्मा के साथ उनका शो।